स्टूडेंट, इससे पहले हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में डिस्कस किया था और फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में, क्योंकि फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकते। या तो वो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट। कोई भी फर्म या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों का समुदाय भारत में निवासी तभी माना जाएगा जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूर्ण रूप से भारत से संचालित होता हो और उसके दिशा निर्देश भारत से ही दिए जाते हों तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। नॉन रेसिडेंट की बात आती है। नॉन रेसिडेंट किसी भी फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कंप्लीटली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूर्ण रूप से भारत से बाहर होता हो तो वो अनिवासी कहलाएगा, यानी कि नॉन रेसिडेंट। और हिंदू अविभाजित परिवार उसका भी संपूर्ण यानी कंप्लीटली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत के बाहर हो तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी अनिवासी माने जाएगा। जैसे ऑल द 3 टाइप्स ऑफ SSC दैट इज HUF फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर नॉन रेसिडेंट only when the control and management of their affairs is situated wholly outside India। यानी HUF हो, चाहे एक फर्म हो, चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, यानी हिंदू अविभाजित परिवार हो, चाहे कोई भी फर्म या व्यक्तियों का समूह, नॉन रेसिडेंट जब माना जाएगा जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरे का पूरा भारत के बाहर सिचुएटेड हो। तो स्टूडेंट, ये बात हुई आपके HUF फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन की। अब नेक्स्ट जो इसमें अगला स्टेप आता है कंपनीज। देखिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 3, ए कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ, यानी कि एक कंपनी को रेसिडेंट जब माना जाएगा जब वो ये कंडीशन फुलफिल कर रही हो। जैसे इट इज़ एन इंडियन कंपनी, पहली बात वो भारतीय कंपनी हो। सेकंड, ड्यूरिंग दैट ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन इंडिया, यानी उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से होता हो चाहे कंपनी विदेश में हो, लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भारत में होती है। स्टूडेंट, its place of effective management in that year is in India. ये company may be resident here even though its entire trading operation are carried on abroad if the management and control is situated in India. Student, चाहे उसका कंप्लीटली ट्रेडिंग एंड ऑपरेशन भारत के बाहर हो, लेकिन उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल
वो भारत से है। ऐसी कंडीशन में किसी भी कंपनी को रेसिडेंट माना जाएगा। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स ए प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन that are necessary for conduct the business of entity as whole or as substance made। यानी कि पहली बात तो रेसिडेंट जब माना जाएगा जब वह इंडियन कंपनी हो और उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत में हो, चाहे कंपनी विदेश में स्थित हो। दूसरा, कंपनी इंडिया में है लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट विदेशों से होता है, तो ऐसी भी कंपनी को रेसिडेंट माना जाएगा। स्टूडेंट, बात आती है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कंपनी नेवर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कोई भी कंपनी कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती, यानी कि या तो वो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है नॉन रेसिडेंट। इफ ए कंपनी डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द एफोरसेड कंडीशन ऑफ रेसिडेंस, इट इज सेड टू बी ए नॉन रेसिडेंट कंपनी। इट मीन्स नाइदर द कंपनी इज एन इंडियन कंपनी नॉर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड इन इंडिया। यानी कि ऐसी कंपनी, पहली चीज़ तो उन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, इंडियन कंपनी या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड इन इंडिया। दूसरा, ना तो वो इंडियन कंपनी और ना ही उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से है, ऐसी कंपनी को नॉन रेसिडेंट यानी कि अनिवासी कहा जाएगा। बात कंपनी की चल रही है अभी। यदि कोई भी कंपनी भारतीय कंपनी है और या अन्य कंपनी जो प्रीवियस ईयर में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से हो, ऐसी कंपनी को भारत में निवासी माना जाएगा यानी कि रेसिडेंट। यदि कोई भी कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में सिचुएटेड है तो इसे कंप्लीटली इंडियन कंपनी माना जाएगा, चाहे उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से बाहर होता हो। नॉन रेसिडेंट में ऐसी कंपनी जो ना तो इंडियन कंपनी है ना ही उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से होता है, ऐसी कंपनी को नॉन रेसिडेंट माना जाएगा यानी कि अनिवासी। और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी कोई भी कंपनी असाधारण निवासी नहीं होती। अब लास्ट आता है एवरी अदर पर्सन। एवरी अदर पर्सन सेक्शन 6 सब सेक्शन 4। एवरी अदर पर्सन मीन्स लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, for example ideals, is said to be resident in India in any previous year in every case except where during that year the control and management of its affairs is situated wholly outside India। देखिए, अदर पर्सन्स रेसिडेंट कब कहे जाएंगे? यदि किसी जो अदर पर्सन्स हैं उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत में स्थित है तब वो रेसिडेंट माना जाएगा। और यदि किसी अदर पर्सन का कंप्लीटली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से बाहर है तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। अन्य व्यक्ति कभी भी असाधारण निवासी नहीं होते, यानी जो अदर पर्सन है वो कभी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होते। केवल एक इंडिविजुअल हिंदू
अनडिवाइडेड फैमिली, ये रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं, यानी निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं सभी टैक्स पेयर सिर्फ या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे, लेकिन कभी भी ये असाधारण निवासी नहीं होते, एक इंडिविजुअल और HUF को छोड़कर। स्टूडेंट, हमने रेसिडेंस ऑफ एन SSC में या रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन SSC में इसके इंडिविजुअल को डिस्कस किया, उसकी बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन को डिस्कस किया, उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में डिस्कस किया, फिर कंपनी के बारे में डिस्कस किया, और फिर एवरी अदर पर्सन के बारे में डिस्कस किया। स्टूडेंट, इसके बाद जो हम आगे डिस्कस करेंगे, स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और स्टूडेंट, यहीं से आपके न्यूमेरिकल के जो रूल्स हैं वो लगे जाएं, यानी कि यहीं से इस टॉपिक को बहुत समझकर चलना है, कि यहीं से आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं इसके आगे चल के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो यहीं से होंगे, क्योंकि ये टोटल इनकम है, उसमें ये देखना होगा कि एनी प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन हु इज़ रेसिडेंट इंक्लूड ऑल इनकम वेदर एंड व्हाट एवर सोर्स ड्राइव वेज। जो भी इनकम कमाई गई हैं वो इनकम कहाँ से ली गई हैं, उनका ड्राइव्ड ऑफ सोर्सेस क्या हैं। स्टूडेंट, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।